गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आप लोगों का क्लास बहुत अच्छे से चल रहा है। सब कुछ अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन कीजिए। और बाकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बहुत आसानी से आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए और कोई पॉइंट छूटे भी ना। और आपको पता है कि एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोगों ने बहुत सारे क्लास लिए हैं और बहुत डीप और बहुत ही डिटेल स्टडी किया है। इतनी बेहतरीन क्लासेस बहुत कम ही मिल पाती हैं। तो अगर आप उसको सीक्वेंस से देखते हैं और उसको नोट करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे आप लोगों को हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा। और ऐसे ही हम मेडिवल काल में भी चल रहे हैं। इसमें भी पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट क्लासेस और सारे तथ्य प्रोवाइड किए जाएं। तथ्य बहुत रहते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई भी तथ्य मिस हो। हालांकि हिस्ट्री इतना छोटा नहीं है कि हम उसे जो है इतना दे दें कि वो 100% हो जाए, लेकिन पूरा प्रयास रहता है कि 60% से ज़्यादा, लगभग 80% तक जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को हमारे क्लास से मिले। तो इसको अच्छे से पढ़िए बच्चों। और आपको पता है इससे ज़्यादा क्वेश्चन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 60% अगर आ जाए किसी एग्ज़ाम में तो इंसान बहुत आसानी से पास हो जाता है, या कहिए टॉप रैंक में आ जाता है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, पूरी जो क्लासेस हैं अच्छे से पूरा किया जाएगा और आप लोगों को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और जितनी भी हमारी तरफ से हो पाएगी वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। आप लोगों की जो भी ज़रूरतें हो मैसेज करें, आपके पास नंबर भी है, कॉल करें। और चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है हम फिरोज़ तुगलक को पढ़ेंगे। कल हमने तुगलक वंश की शुरुआत की थी और उसमें हमने देखा था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं उनके बारे में, उसके पहले हमने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा था। उनके बारे में हम लोगों ने पूरी डिटेल स्टडी करी। जो भी पॉइंट्स थे उन सारे पॉइंट्स को एक तरफ से हमने देखा है। और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, तीसरे शासक हैं जो महत्वपूर्ण शासक हैं तुगलक वंश के। इनके बाद के जो शासक हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, या उनसे जुड़े हुए तथ्य एग्जाम में नहीं आते हैं। इतिहास में उसी को वैल्यू की जाती है जो कुछ महत्वपूर्ण वर्क किया हो, चाहे अच्छा या बुरा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो फिरोज़ तुगलक है इनके बारे में, और इनका जो कार्यकाल है ये कब से कब तक है, तो 1351 से 1388 तक इनका कार्यकाल है। अपने आप में बढ़िया कार्यकाल है, मतलब काफ़ी समय तक इन्होंने शासन किया है। आप जानते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उनका जो मृत्यु होता है वो लास्ट में विद्रोहों को दबाते हुए होता है। यानी कि जो विद्रोह हो रहे थे उनको दबाते दबाते जो फिरोज़ तुगलक हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं वो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। और उसी बीमारी से ग्रस्त होने के बाद वो जो है इनकी मृत्यु हो जाती है थट्टा में। और इनकी मृत्यु पर लेनपुल ने कटाक्ष भी किया था। आज शासक को अपनी जनता से और जनता को अपने शासक से मुक्ति मिल गई। जो लेनपुल हैं ये बहुत ही खतरनाक कमेंट किया करते हैं। इन्होंने जो है आप आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो हुमायूं हैं उनके ऊपर भी कटाक्ष किया है, क्योंकि उनकी जो मृत्यु होती है वो सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। और उनके ऊपर भी ये कहते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहे और एट लास्ट लड़खड़ा कर ही इनकी मृत्यु हो गई। तो इनके जो स्टेटमेंट होते हैं काफ़ी खतरनाक होते हैं। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ऐसा स्टेटमेंट बोला है, और एग्ज़ाम में आता भी है कि किस राइटर ने या व्यक्ति ने बात कही है कि प्रजा को अपनी राजा से और राजा को अपनी प्रजा से आज मुक्ति मिल गई। तो ये लेनपुल का स्टेटमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो थट्टा में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो जो फिरोज़ शाह तुगलक हैं वो शासक बनने से थोड़ा हिचकिचाते हैं, और उसी बात का फ़ायदा उठा करके उनके जो वज़ीर थे मोहम्मद बिन तुगलक के ख्वाजा जहाँ, उन्होंने एक बच्चे को मोहम्मद बिन तुगलक का बच्चा बना करके या बेटा बना करके उसको राजगद्दी पर बैठा देते हैं। लेकिन ये एक षड्यंत्र था और वहाँ के जो सरदार थे वो इस षड्यंत्र को समझ जाते हैं और इस बात का विरोध करते हैं और फिरोज़ तुगलक से आग्रह करते हैं कि आप शासक बने या आप गद्दी पर बैठे। और जब उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश होता है तो जो ख्वाजा जहाँ है वो दिल्ली छोड़ करके भाग जाते हैं। और जो फिरोज़ तुगलक हैं ये जो सरदार हैं उनके अनुरोध पर शासक बन जाते हैं। और जब ये शासक बने तो इनके सामने कहते हैं कि कांटों का ताज था, यानी कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जहाँ पे इनको परेशानियाँ ना हो। हर क्षेत्र में परेशानियाँ थी, क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं उनकी बहुत सारी योजनाएं हैं वो फ्लॉप हो चुकी थी, जिसकी वजह से प्रजा भी बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थी। कर वृद्धि की वजह से जनता नाराज़ थी, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऋण आ गया था। दूसरी तरफ जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं उलेमाओं को उतनी वैल्यू नहीं करते थे, उनकी बात को उतना ध्यान नहीं देते थे। तो जो उलेमा वर्ग है वो भी नाराज़ था।
तीसरी तरफ आपने देखा तो जो सैनिक हैं उनका गठन करके अग्रिम वेतन दिया गया, बाद में उनको भंग कर दिया गया, तो सैनिक भी नाराज थे। चौथा, जो प्रशासन जब शिथिल होता है तो साम्राज्य में अलग अलग क्षेत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करते हैं, और इस क्रम में बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो अब विद्रोह करने लगे हैं या अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करने लगे हैं। तो इसी तरह की बहुत सारी परेशानियां, और इसके अलावा जो एक और परेशानी है वो है राजकोष का खाली होना, यानी कि जब जो राजा है उसके पास धन होना बहुत ज़रूरी है। अगर धन नहीं होगा तो कुछ बेहतर वर्क नहीं कर पाएगा, ना अपने लिए ना जनता के लिए। तो यहाँ पे उनके पास खाली राजकोष था, उसमें धन भी नहीं था, तो उनके पास बहुत सारी परेशानियाँ थीं, और इन सारी परेशानियों को उन्होंने एक एक करके पूरा करने का या सॉल्व करने का प्रयास किया। तो चलिए देखते हैं उनकी परेशानियों को और कैसे उन्होंने दूर किया। तो वही है यहाँ पे ऋणग्रस्त किसानों का असंतोष और साम्राज्य के विघटन की समस्या, राज्य का खाली खजाना, अमीर वर्ग का असंतोष, सुलेमा वर्ग का असंतोष, ये सारी उनके सामने मुश्किलें थी जिसको उन्हें सॉल्व करना था और फिर से अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करना था। क्या किया उन्होंने साम्राज्य के विद्रोहियों को माफ़ी दे दी, जिसमें वजीर ख्वाजा जहाँ भी शामिल थे, जिन्होंने साम्राज्य में एक नकली बच्चे को उत्तराधिकारी बना करके राजा बनाया था और उसका संरक्षक बने थे, इनको भी फिरोज तुगलक ने माफ़ कर दिया। इसके अलावा और भी जो विद्रोही थे उन सभी को माफ़ कर दिया और कहा कि जाइए हम आपको माफ़ करते हैं और एक और मौका देते हैं, अपने आप को सुधारिए, अपनी गलतियों को सुधारिए, ये सज़ा नहीं देते हैं उनको और माफ़ कर देते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे क्षेत्र अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास कर रहे थे या विद्रोह कर रहे थे, इन्होंने उन स्वतंत्र राज्यों को वापस विजित करने का प्रयास भी नहीं किया या जीतने की कोशिश भी नहीं की। इससे लगता है कि ये बहुत सफल सेनापति नहीं थे, ये अपने साम्राज्य के बहुत सारे क्षेत्रों को चले जाने देते हैं और उसको वापस विजय करने का प्रयास नहीं करते। और इसके अलावा इन्होंने और क्या किया है, तो किसानों की जितने भी ऋण थे उन सब को माफ़ कर दिया। इन्होंने अपने अधिकारी को ऑर्डर दिया कि जो फाइल है जिसमें इनके किसानों के ऋण लिखे हुए हैं उस फाइल को नष्ट कर दीजिए, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, हम किसानों के ऋण को माफ़ कर रहे हैं। किसी भी किसान को अब कर्ज जो उन्होंने लिया है उसको वापस नहीं करना है। तो इम्पॉर्टेंट काम किया इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने जनता को खुश करने के लिए शुक्रवारी खुतबे में तुगलक शासकों के साथ साथ सल्तनत काल के सभी शासकों का नाम भी पढ़वाना शुरू कर दिया। इसके पहले जो खुतबा पढ़ा जाता था उसमें मोहम्मद बिन तुगलक का नाम नहीं लिया जाता था, बाकी शासकों का नाम लिया जाता था। इन्होंने जनता को खुश करने के लिए जितने भी शासक थे उन सब का नाम जो है खुतबे में डाल दिया और कहा कि सभी लोगों का नाम लेना है, ताकि जो जनता है अगर वो किसी को मानती है तो वो क्या करे, खुश हो, प्रसन्न हो। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इन्होंने खुतबों में सबका नाम डलवाया। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने खलीफा का नायब बताया, अपने आप को कहा कि मैं खलीफा का नायब हूँ, यानी कि जो खलीफा है मैं उनका संरक्षक हूँ, मैं उनके अंदर में या कहिए कि मैं उनका देखभाल करूँगा। जैसे नायब ममलिकात का पद बना था जो राजा का संरक्षक था, वैसे कहते हैं मैं नायब ये खलीफा हूँ, यानी कि खलीफाओं का संरक्षक हूँ और मैं खलीफाओं को हर तरह की सुरक्षा, हर तरह की उनकी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। और इन्होंने खलीफाओं को खुश करने के लिए उनसे 2 बार परमिशन लिया कि क्या मैं शासक बन सकता हूँ, और जब खलीफाओं ने उन्हें दोनों बार स्वीकृति दी तब जाकर के इन्होंने सिंहासन को स्वीकार किया। तो माना जाता है जो मोहम्मद बिन तुगलक से नाराज़ थे खलीफा, वो इनके शासनकाल में खुश हो गए थे। और इन्होंने महिलाओं के प्रति थोड़ी कठोर नीति अपनाई, जैसे उन्हें पर्दा करने के लिए मजबूर किया, उनको मस्जिदों में जाने पर रोक लगा दिया, क्योंकि जो रूढ़िवादी तबके थे, सोच के लोग थे, खास करके बड़े वर्ग, उलेमा वर्ग, ये महिलाओं की आज़ादी इनको पसंद नहीं थी। तो उनको खुश करने के लिए इन्होंने महिलाओं के ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ भी लगा दी थी। और जानते हैं यही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया भी लगा दिया था, क्योंकि कुरान में जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, अपंग हैं, बूढ़े हैं या असमर्थ लोग हैं, उनसे जजिया लेना मना है, बाकी लोगों से जजिया लेने की बात की गई है। तो इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था। हालांकि ब्राह्मणों ने बहुत ज़्यादा विद्रोह किया और इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, इम्पॉर्टेंट है। आगे क्या है बच्चों, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट। मोहम्मद तुगलक ने अंतिम काल में ही, जो मोहम्मद तुगलक का काल था तो उनके अंतिम काल में ही बहुत से क्षेत्र स्वतंत्र हो गए थे और इन्होंने, यानी कि फिरोज तुगलक ने उनको दोबारा जीतने की कोशिश नहीं की। इन्होंने अपने जीवन काल में 4 अभियान किए थे। पहला अभियान इन्होंने बंगाल के खिलाफ किया और ये 1353 में था, और उस समय जो वहाँ का शासक था वो इलियास था बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये अपनी जो राजधानी है पंडुआ, इसको छोड़ करके इकदला के किले में चला जाता है। यानी कि ये कहाँ चले जाते हैं, इकदला के किले में चले जाते हैं। इनकी राजधानी पंडुआ थी।
जब फिरोज़ तुगलक इनके ऊपर आक्रमण करते हैं बंगाल में, तो वहाँ का शासक जो इलियास है वो अपने राजधानी को छोड़ करके एक किला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उस किले में चले जाते हैं और वहाँ पे छिप जाते हैं। फिरोज़ तुगलक उस किले का घेरा डालते हैं, लेकिन काफ़ी समय के बाद भी वो उस किले को नहीं जीत पाते और हार मान करके समझौता कर लेते हैं और समझौता करके वापस लौट आते हैं। लेकिन आप देखेंगे फिर से 1359 में आक्रमण करेंगे दूसरी बार बंगाल पर, और यहाँ का जो शासक है उसका नाम सिकंदर शाह है। ये जो सिकंदर शाह है ये भी अपनी राजधानी छोड़ करके उसी इकदला के किले में जा कर के छिप जाता है, और यहाँ पर जो मोहम्मद बिन तुगलक है, जो फिरोज़ तुगलक हैं, दोबारा इस किले के घेरे डालते हैं। लेकिन इनके अंदर कूटनीतिक चीज़ों की कमी थी, या ये बहुत अच्छे प्रशासक और सेनापति नहीं थे, ये किले को जीत नहीं पाते हैं, और दूसरी बार भी इतनी कोशिशों के बावजूद इन्हें फिर से खाली हाथ लौटना पड़ता है या बिना जीते लौटना पड़ता है। और इसी के दरमियान जब ये लौट रहे थे तो इन्होंने जौनपुर नामक नगर की स्थापना की थी। जौना जो हैं जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, उन्हीं की याद में इस नगर को बसाया गया है। तो एग्ज़ाम में आता है कि जौना खां के याद में किसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी, तो फिरोज़ शाह तुगलक। या जो फिरोज़ शाह तुगलक हैं उन्होंने कौन से नगर की स्थापना की है, तो जौनपुर। या ये भी क्वेश्चन आए कि फिरोज़ शाह तुगलक ने किसकी याद में जौनपुर नगर की स्थापना की है, तो जौना खां। तो ये कई तरह से घुमा के क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान देंगे। और जब उन्होंने जौनपुर का निर्माण किया उसके बाद इन्होंने उड़ीसा के क्षेत्र में आक्रमण किया और उड़ीसा के जाज नगर क्षेत्र को लूटा, और वहाँ लूटने के बाद वहाँ के जो भी संपत्ति थी, धन थी, उसको बुरी तरह से लूटा। वहाँ के जो प्रशासक हैं या शासक हैं उनको हराया। माना जाता है कि इसके बाद जो वहाँ का राजवंश था उड़ीसा का, वो इतना ज़्यादा टूट जाता है या इतना ज़्यादा उसको क्षति होती है कि इसके बाद फिर वहाँ पे नए राजवंश की स्थापना होती है, वो वंश वहाँ से समाप्त ही हो जाता है। तो इन्होंने उड़ीसा का भी विजय किया है। तो दूसरा जो इनका अभियान है वो उड़ीसा विजय का है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, लौटते समय इन्होंने जो है फिरोज़ ने क्या किया, जौना खां की याद में जौनपुर नगर को बसाया है। इसके अलावा इन्होंने उड़ीसा के गंग शासकों के विरुद्ध आक्रमण किया, और गंगों की प्रतिष्ठा में इतना ज़्यादा इससे क्षति हुई कि वो दोबारा नहीं उठ पाए, और आगे चलकर कपिलेंद्र वंश की स्थापना हो जाती है उड़ीसा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दो अभियान हो गए। एक और अभियान इन्होंने किया है 1361 ईस्वी में नागरकोट का अभियान किया है, और इस अभियान के दरमियान इन्होंने वहाँ पे स्थित ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा था और वहाँ की मूर्तियों को भी तोड़ा था, मंदिर को बुरी तरह लूटा था। और इस अभियान में उन्होंने 1300 पुस्तकों को वहाँ से प्राप्त किया था जो संस्कृत में लिखी हुई थी, और उनका इन्होंने फारसी अनुवाद किया था और या करवाया था, जिसमें से एक का नाम जो है दलाल फिरोज शाही रखा गया था। ऐसा माना जाता है कि जब ये ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वाते हैं तो वहाँ से बहुत सारी सोने की मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी, और उन मूर्तियों को इन्होंने मांस तौलने के लिए जो है भेज दिया था। और ऐसा भी माना जाता है कि जिन मूर्तियों को जो है गाय के मांस में इन्होंने लपेटा था, और उसको जो स्मेल आता है उस स्मेल से बने हुए झोले को इन्होंने ब्राह्मणों के गले में टांगा था। और उस मंदिर की जो मेन मूर्तियाँ थी, महत्वपूर्ण मूर्तियाँ थी, उनको इन्होंने मदीना भेज दिया था, मक्का मदीना भी भेज दिया था। मतलब वहाँ पे ये दिखाना चाहते थे कि मूर्ति पूजा नहीं ठीक है, या देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला जो हम मंदिर को तोड़ रहे हैं या मूर्तियों को तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इस तरह का भी काम किया था। शायद उस समय के जो उच्च वर्ग के मुस्लिम लोग रहे होंगे जिन्हें इस तरह की चीज़ें पसंद रही होंगी, उनको खुश करने के लिए ऐसा किया हो फिरोज़ शाह तुगलक ने। और इन्होंने उस समय के जो मंदिर है ज्वालामुखी मंदिर, उसको तोड़ा और उसकी मूर्तियों को भी डिस्ट्रॉय किया था। और उसी समय कुछ ग्रंथ भी लाए थे और उसका अनुवाद करवाया था फारसी में, जिनमें से एक का नाम दलाल फिरोज शाही था। इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे इन्होंने एक और अभियान किया है, और ये चौथा अभियान है 1361 से 62 ईस्वी में हुआ है, और ये सिंध का अभियान है। और सिंध में उस समय जमय व बिनिया के विरुद्ध, ये राजा हैं वहाँ के जमय व वानिया, इनके विरुद्ध अभियान हुआ था। लेकिन इस क्षेत्र में जब ये आक्रमण करते हैं तो ठट्टा के क्षेत्र में इनके जो सैनिक हैं वो खो जाते हैं और ये अभियान पूरा नहीं कर पाते हैं, और फिर अपने वजीर को संदेश भेजते हैं, और दिल्ली से उनका जो वजीर है वो कुछ सैनिकों को भेजता है, और फिर जा कर के बड़ी मुश्किल से वहाँ के शासक को अपने अधीन कर पाते हैं, या उससे कुछ नाम मात्र की अधीनता स्वीकार करवा पाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इन्होंने बहुत प्रयास करने के बाद जा कर के सिंध के शासक को थोड़ा सा मजबूर किया कि वो इनकी प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाए। तो इनके अभियान बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहे। आप देख रहे हैं कि इन्होंने कुल 4 अभियान किए, बंगाल के खिलाफ 2 अभियान,
एक अभियान इन्होंने उड़ीसा के खिलाफ किया है, एक अभियान इन्होंने नागरकोट के खिलाफ किया है और चौथा जो है वो सिंध के खिलाफ किया है। ये 4 अभियान हैं इनके पूरे जीवन काल के, जो कि आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण अभियान है। इसके अलावा आप देखेंगे उस समय जो उनका वजीर था खान ये जहाँ मकबूल, इसने जब सेना भेजी तब जा कर के ये सिंध के शासक को मजबूर कर पाए और नाम मात्र की प्रभुत्व स्थापित कर पाए उसके यहाँ, तो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया है, खाली खजाने के लिए क्या क्या काम किया, तो खाली खजाने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने जो है अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने का काम किया और इन्होंने जागीरदारी व्यवस्था की शुरुआत कर दी। यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं इनके यहाँ प्रशासनिक जो अधिकारी हैं जो लोग हैं उन सबको इन्होंने जागीरें दे दी और कहा कि आप वंशानुगत तरीके से काम करेंगे, यानी कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इस जागीर का उपयोग करेंगे और प्रशासन में राजा का सहयोग करेंगे। तो एग्ज़ाम में आता है कि किस शासक ने जागीरदारी व्यवस्था शुरू किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने, और इन्होंने ही सैनिकों का जो पद है ये वंशानुगत बना दिया था, या जो भी अधिकारी थे उन सब का जो पद है वो वंशानुगत बना दिया था। जबकि इसके पहले आपने देखा था जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उन्होंने सारी जागीरों को हड़प करके उसको खालसा भूमि में तब्दील कर दिया था और सबको वो नगद वेतन दिया करते थे। लेकिन फिरोज तुगलक यहाँ पे सबको प्रसन्न करने के लिए लूज पड़ जाते हैं और फिर से जागीरदारी व्यवस्था शुरू करते हैं, लोगों को जागीरें देने लगते हैं। ये पहले शासक हैं जिन्होंने जजिया को खराज से अलग किया था, इम्पोर्टेंट है। इसके पहले जो जजिया और खराज है एक साथ लिया जाता था। जजिया मैंने बताया था कि गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स था जो कि भारी अमाउंट होता था, और जो खराज है ये जितनी भी किसान हैं जो उत्पादन करते हैं उनसे लिया जाता था। और टैक्स इनके शासनकाल में 1/3 से 1/5 था, जबकि आपने देखा था अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में उपज का 50% जो शासक हैं वो लिया करते थे। लेकिन इनके शासनकाल में इन्होंने फिर से टैक्स को कम कर दिया है, बहुत सारे टैक्स को ख़त्म कर दिया है, किसानों के ऋणों को माफ़ कर दिया है, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो सैनिक हैं उन्हें वंशानुगत बना दिया है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं बच्चों जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से संबंधित हैं। इसके अलावा और क्या हुआ है, जो फिरोज शाह तुगलक है इन्होंने एक सिंचाई कर शुरू किया था। एग्जाम में आता है कि हक ये सर्ब क्या था, ये सिंचाई कर था और इसे किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और कितना होता था ये, तो 1/10% होता था जो हक ये सर्ब है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 1/10 यानी कि अगर जो है 100% है तो उसमें से 10% ये सिंचाई के कर के रूप में लेते थे, जिसे हक ये सर्ब कहा जाता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक ने कुछ नए सिक्के चलाए थे जिसमें ससगनी था, ये चांदी का सिक्का था, नाम इसका याद रखेंगे, ससगनी फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था और ये चांदी का सिक्का था। इसके अलावा अद्धा नामक एक सिक्का इन्होंने चलाया था और ये मिश्रित धातु का था, यानी कि इसमें तांबा और चांदी दोनों को मिक्स करके अद्धा बनाया जाता था, और ये भी तुगलक ने फिरोज तुगलक ने चलाया है। इसके अलावा इन्होंने एक और सिक्का चलाया है जिसका नाम बिक है और ये भी मिश्रित सिक्का है। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। जो इल्तुतमिश है इन्होंने ही सबसे पहले सिक्के चलाना शुरू किया था सल्तनत काल में, और इन्होंने चांदी का टंका, तांबे का जीतल चलाया था। बलबन ने टंका जो चलाया था वो सोने का था। आपने देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने भी सिक्कों के क्षेत्र में काफ़ी सुधार किया। और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आपने दिनार नामक सोने के सिक्के की बात सुनी थी, वो चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और फिरोज तुगलक जो है ये 3 सिक्के चला रहे हैं, और जिसमें से ससगनी चांदी का है, जो अद्धा है ये चांदी और तांबे का मिक्सअप है, और जो बिक है ये भी सिक्का जो है मिक्स धातु का है। तो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि फिरोज तुगलक ने कौन से सिक्कों को चलाया है, या इनमें से कौन सा सिक्का है जो फिरोज तुगलक द्वारा नहीं चलाया गया है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम ये आप लोग ध्यान देंगे। ये 3 सिक्के हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जो फिरोज तुगलक है इन्होंने सिंचाई के विकास के लिए बहुत सारे नहरों का निर्माण किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पहले एक राजा थे गयासुद्दीन तुगलक। एग्जाम में आता है कि सबसे पहले नहर का निर्माण किसने किया था सल्तनत काल में, तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ये तथ्य आप लोगों को रटा होना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसने कराया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। फिरोज शाह अपने इन नहरों के निर्माण की वजह से जाने जाते हैं। तो आपको पता है नहर का निर्माण कराएंगे, लोगों के लिए सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, तो सिंचाई का टैक्स तो लगाएंगे ही। तो इन्होंने ही सिंचाई पर टैक्स लगाया था हक सर्ब, जो कि उत्पादन का 10% होता था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सिंचाई की व्यवस्था किया इन्होंने बड़े पैमाने पर। बहुत सारे नहर बनवाए थे जो आज भी उनमें से बहुत सारे नहर हमारे पास उपलब्ध हैं। और इसके अलावा इन्होंने 1200 फलों के उद्यान भी लगवाए थे, यानी कि बाग बगीचे लगवाए थे।
और माना जाता है कि उससे भी बहुत ज़्यादा आय होने लगा था जो सरकार है उनको। तो इम्पॉर्टेंट है ये जो बाग बगीचे हैं सबसे ज़्यादा लगवाने का काम किसने किया है? फिरोज शाह तुगलक ने किया। इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है कि किस शासक ने बड़े पैमाने पर बाग बगीचे लगवाए थे या पेड़ पौधे लगवाए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किस शासक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किस शासक ने सिंचाई कर लगाया था हकेसर? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। इसके अलावा इन्होंने वो नहरें जो बनवाई हैं उनमें कुछ महत्वपूर्ण नहरों के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे जो पहला है ये यमुना नदी पर है जो हिसार तक जाता है और ये 150 मील है और ये क्या कहलाता है? अलूगखनी नहर कहलाता है। दूसरा जो है ये सतलुज से घग्गर तक जाता है और ये 96 मील लंबी है और ये रजवाह नहर कहलाती है। तीसरा जो है ये सिरमौर से हांसी तक की नहर है और जो चौथा नहर ये घग्गर से फिरोजाबाद तक की नहर है और जो पांचवा नहर है यमुना से फिरोजाबाद तक का नहर है। ये महत्वपूर्ण 5 नहरों के नाम मैंने यहाँ पे नोट किया है, इसको आप लोग बार बार रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। फिरोज शाह अपनी आर्थिक व प्रशासनिक सुधारों के कारण सल्तनत काल का अकबर कहलाता है। इन्होंने इतना ज़्यादा जो प्रशासन में और आर्थिक क्षेत्र में सुधार किया, अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जो काम किया है, इसीलिए इनको सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आ सकता है। फिरोज शाह ने हिसार, इसके अलावा फिरोज़ाबाद, इसके अलावा फतेहाबाद, इसके अलावा फिरोज शाह कोटला और इसके अलावा जौनपुर नामक नगरों का निर्माण किया था। तो एग्जाम में आता है कि फिरोज शाह ने इनमें से कौन से नगर हैं जिनका निर्माण किया था, या इनमें से ऐसा कौन सा है जो फिरोज ने निर्माण नहीं किया है? तो आपको यही सारे ऑप्शन मिलेंगे, उन्हीं के नाम पर है। सिर्फ एक जो जौनपुर है ये जौना खां के नाम पर है। तो फिरोजाबाद हो, फतेहाबाद हो, फिरोज शाह कोटला हो या जौनपुर हो, ये सारे जो नगर हैं उनका निर्माण करने वाला एकमात्र व्यक्ति फिरोज शाह तुगलक हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे है, इन्होंने नहरों, साथ ही अस्पतालों और मस्जिदों तथा गुंबदों का बड़े पैमाने पर निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ऐसे बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कराया है। और इन्होंने क्या किया है? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया है। आपको पता है जो कुतुब मीनार है इसके जो निर्माण का कार्य है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन अकस्मात मृत्यु होने की वजह से उसे कंप्लीट नहीं करवा पाए थे और उसे पूरा करने का काम जो है वो इल्तुतमिश ने किया था। लेकिन आगे चल करके फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल आते आते इसका जो 5वां मंजिल है उस पर आकाशीय बिजली गिरने की वजह से टूट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसका चौथा और 5वां मंजिल जो है वो नष्ट हो जाता है। और जो फिरोज शाह तुगलक हैं इन्होंने अपने शासनकाल में कुतुब मीनार का वो चौथा और 5वां मंजिल फिर से बनवाया, यानी कि इसको रिपेयर करवाया था। इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल को किसने पूरा करवाया था जो क्षतिग्रस्त हो गया था? तो फिरोज शाह तुगलक। तो इन्होंने बहुत सारा निर्माण कार्य किया है जिसमें से भी एक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी कुछ है जो इनके बारे में हमें देखना है। इसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे कि मेरठ और टोपरा से जो कि अंबाला आप जानते हैं हरियाणा का क्षेत्र है, यहाँ पर था मेरठ और टोपरा का स्तंभ। इसको इन्होंने मंगवाया था और ये स्तंभ किसका है? तो अशोककालीन है। लेकिन इन्होंने क्या किया? उन स्तंभों को मंगवा करके अपने दिल्ली में जो उन्होंने राजधानी बनाई थी फिरोजाबाद, वहाँ पर इन स्तंभों को स्थापित किया था। तो एग्ज़ाम में आता है कि दिल्ली टोपरा जो स्तंभ लेख है या जो दिल्ली और मेरठ स्तंभ अभिलेख है ये किस शासक ने दिल्ली मंगवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने मंगवाया था। एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार आता है, तो इसलिए इसको ध्यान देंगे आप लोग। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया है? इन्होंने दासों के लिए नए विभाग की स्थापना की, दासों के लिए नए विभाग की स्थापना की और उस विभाग का नाम क्या था? दीवान-ए-बंदगाह। ये नाम आप लोगों को याद होना चाहिए बच्चों। दीवान-ए-बंदगाह क्या था? एग्जाम में आता है कि दीवान-ए-बंदगाह क्या था? तो ये दासों के लिए बना हुआ विभाग था। ये भी क्वेश्चन आया कि दीवान-ए-बंदगाह किसने बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और ये इनके पास लगभग 1,80,000 दास थे। एग्जाम में ये भी आता कि सबसे ज़्यादा दास किसके शासनकाल में थे? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थे। और कभी कभी उनकी संख्या भी पूछ लिया जाता है, यानी कि इनके पास 1,80,000 दास थे, जिसमें से 15,000 दास जो थे वो उनके प्रशासनिक कार्यों को देखा करते थे, यानी कि उनका महत्वपूर्ण योगदान था उनके कामों में भी। और ये एग्ज़ाम में आया है नेट के एग्ज़ाम में कि कितने % दास जो है या कितने दास उनका प्रशासनिक कार्य देखते थे। तो इसमें आप देखेंगे 15,000 या 15%। आगे है बच्चों,
इसके अलावा दासों के लिए एक विशेष विभाग की स्थापना हुई और उसके पास 1,80,000 गुलाम थे। इम्पॉर्टेंट है, उन्होंने निर्धन महिलाओं एवं बच्चों के लिए आर्थिक सहायता हेतु दीवान ए खैरात, इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे, दीवान ए खैरात की स्थापना किया था। यानी कि खास करके जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो गरीब हैं या जिनके जो माता पिता हैं वो असमर्थ हैं अपनी पुत्रियों का शादी विवाह करने में, इतनी ज़्यादा गरीबी है, तो ऐसे लोगों के लिए, मुस्लिम महिलाओं की मदद करने के लिए या ऐसे जो पेरेंट्स हैं उनकी मदद करने के लिए कि अपनी बेटियों की वो शादी कर सके, तो इन्होंने क्या किया, दीवान ए खैरात नामक जो है विभाग बनाया था। इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आता है कि दीवान ए खैरात किसने बनाया था, तो फिरोज़ तुगलक ने बनाया है और ये निर्धन मुस्लिम लड़कियों की मदद के लिए था। इसके अलावा और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने निर्धन वर्ग के लिए निःशुल्क चिकित्सा बनवाया था या चिकित्सालय बनवाया था, अस्पताल बनवाया था जिसका नाम दारुल सफ़ा था। एग्जाम में ये भी आता है कि दारुल सफ़ा क्या था, या जो दारुल सफ़ा था ये किसने बनवाया था, तो फिरोज़ शाह तुगलक ने बनवाया था। और ये निर्धन लोगों के लिए निःशुल्क अस्पताल है, यहाँ के कोई शुल्क नहीं देना होता था, गरीब लोग यहाँ पे जा कर के अपना इलाज करवा सकते थे, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया है, इन्होंने जो फिरोज़ शाह तुगलक हैं इन्होंने क्या किया, मैरिज ब्यूरो, इसका भी निर्माण किया। इसके अलावा लोक विभाग, जो लोक निर्माण विभाग है, ये एग्ज़ाम में आता है कि किसने सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, तो फिरोज़ शाह तुगलक ने की थी। और जब आप आधुनिक काल में ये क्वेश्चन बने तो वहाँ पे लॉर्ड डलहौजी थे जिन्होंने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इसको। आगे है बच्चों, इन्होंने और क्या किया, रोजगार कार्यालय की स्थापना भी कराई थी, यानी कि जो युवा हैं जिनके पास रोजगार नहीं है वो उस कार्यालय में आकर के अपना नाम दर्ज करा सकते हैं या वहाँ पर वो नामांकन करा सकते हैं। तो रोजगार दफ्तर या कार्यालय की स्थापना भी किसने किया है, फिरोज़ शाह तुगलक ने किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने हर विभाग के लिए जो है इस तरह या कहिए हर क्षेत्र के लिए विभाग बनाया है। इन्होंने दीवानी इमारतिया भी बनवाया था, यानी कि जितनी भी इमारतें हैं उनका संरक्षण करने के लिए या नई इमारतों का निर्माण करने के लिए इन्होंने एक विभाग का निर्माण किया था जिसको दीवान इमारतिया कहा जाता था, यानी कि इमारतों की देखभाल करने वाला विभाग। तो ये इतने सारे विभागों का निर्माण इन्होंने किया है, मैरिज ब्यूरो, लोक निर्माण विभाग, रोजगार कार्यालय, दारुल जो है दीवान ए खैरात, इसके अलावा दीवान ए बंदगाह, और इसके अलावा देखेंगे खैरात वाला हॉस्पिटल। सबसे ज़्यादा जो लोगों के लिए इन्होंने काम किया है, इसीलिए इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हैं क्योंकि इन्होंने आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में जितनी भी बातें मैंने बताई हैं उसको ध्यान देंगे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, और किस भाषा में लिखी है, फारसी भाषा में। एग्जाम में आता है कि इनकी आत्मकथा किस भाषा में है, फारसी भाषा में है। और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, ये भी एग्जाम में आया है बच्चों, फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ये फिरोज शाही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फुतुहात ये फिरोज शाही, ये किसका आत्मकथा है, तो फिरोज शाह तुगलक का है। किस भाषा में है, फारसी भाषा में है। किसने लिखा है, तो आत्मकथा है तो खुद शासक ने ही लिखा होगा। इसके अलावा आप देखेंगे आगे चल के बाबर की आत्मकथा, उसको भी हम देखेंगे। फिर आप देखेंगे हुमायूं के बारे में, या उनकी जो लिखी गई है उनकी बहन ने लिखी है, तो सबके बारे में देखेंगे। लेकिन फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। आगे है प्रसिद्ध इतिहासकार जिनका नाम बर्नी था, इनके दरबार में रहते थे और इन्होंने क्या लिखा है, तारीख ए फिरोज शाही। ये एग्जाम में आता है कि तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक किसकी है, तो ये बर्नी की है। और इसके अलावा और एक है फतवा ए जहांदारी। ये दो पुस्तकें आप लोगों को बिल्कुल रटी होनी चाहिए, तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। ये दोनों पुस्तकें लिखने वाला जो राइटर है वो बर्नी है, और जो बर्नी है वो किसके दरबार में है, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में है, उनके दरबारी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया है, इन्होंने सैन्य व्यवस्था या राजकीय पदों को वंशानुगत कर दिया, यानी कि वंश परंपरा पर आधारित कर दिया, और यहाँ से प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ तक दिया है कि एक सैनिक जो है वो जब जाता है तो वो अयोग्य समझा जाता है, वो सैनिक बनने योग्य नहीं रहता, और उस व्यक्ति को सैनिक बनने के लिए वो जो फिरोज शाह तुगलक हैं खुद पैसा देते हैं कि आप जा कर के घूस दे करके सैनिक बन जाओ, क्योंकि इसका मतलब वहाँ पे घूस देने की जो परंपरा है वो चल पड़ी थी। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार था कि लोग घूस दे करके प्रशासन में पद प्राप्त कर सकते थे, और एक व्यक्ति को राजा ने खुद पैसा दिया कि आप जा करके सैनिक बन सकते हैं और पैसे दे करके बन जाइए। तो सोचिए कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार आ गया था। एक तो वंशानुगत प्रणाली में जो योग्य नहीं होता वो भी आता रहता है,
और दूसरा उसमें भी अगर कोई थोड़ा सा भी रोकने का प्रयास करता तो उसको पैसा दे करके काम कर लिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार भी आ गया था प्रशासन में। आगे बच्चों इन्होंने और क्या किया, इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने एक मदरसा का निर्माण भी करवाया था। इन्होंने एक मदरसे का निर्माण भी करवाया था। साथ ही इन्होंने और क्या किया, इल्तुतमिश द्वारा निर्मित जो हौज ये शमसी है, इम्पॉर्टेंट है, इल्तुतमिश शमसी राजवंश के थे तो हौज ये शमसी भी उन्हीं ने निर्माण करवाया है। और अलाउद्दीन द्वारा निर्मित हौज ए खास, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि हौज ए खास किसने बनवाया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और हौज ए शमसी किसने बनवाया था, तो इसको इल्तुतमिश ने बनवाया था। और इन दोनों की मरम्मत किसने करवाई थी, तो इन दोनों की जो मरम्मत है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान देना है आप लोगों को। इसके अलावा और इन्होंने क्या किया है, तो 1388 में इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि फिरोज शाह तुगलक जो है इनकी मौत हो जाती है, ये जो है डेथ कर जाते हैं 1388 में। और इनकी मृत्यु होने के बाद इनका जो उत्तराधिकारी है ये तुगलक शाह, ये सेकंड शासक बनते हैं। और इनका जो शासनकाल है 1 ही साल का है, 88 से 89 का। बहुत ही कमज़ोर शासक थे, अयोग्य शासक थे, तो 1 साल के अंदर ही इनको गद्दी से उतार दिया जाता है, इनकी हत्या कर दी जाती है। और जो उसके बाद शासक बनते हैं वो अबू बकर शाह बनते हैं। और इनका जो शासनकाल है ये आप देखेंगे 1389 से 90 है। इनका शासनकाल भी 1 साल का भी है। ये भी बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है अयोग्य हैं, या इनके अंदर भी कोई काम करने की क्षमता नहीं है, और इनकी भी हत्या करके नए जो है शासक बनते रहते हैं। नेक्स्ट जो शासक हैं वो मोहम्मद शाह हैं। जो मोहम्मद शाह हैं ये भी ज़्यादा दिनों तक शासक नहीं बन पाते हैं और इनकी भी हत्या हो जाती है। इसके बाद हुमायूं खान नामक व्यक्ति शासक बनता है, और इनके बारे में भी कोई तथ्य नहीं है हमारे पास इम्पोर्टेंट जो हमें पढ़ना हो। इसके बाद जो आते हैं वो महमूद शाह आते हैं, और 1394 से 1414 तक, यानी कि आप देखेंगे 88 से लेकर के 94 के मध्य में लगभग 4 से 5 शासक आ गए हैं। हर साल एक नया शासक बन रहा है और वो हट रहा है गद्दी से, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो महमूद शाह है इनका शासनकाल आता है, और इनका जो शासनकाल है ये 1394 से 1413 भी है। और इनके शासनकाल में ही सल्तनत की स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ती चली गई, यानी कि जो सल्तनत की स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। जगह जगह विद्रोह हो रहे हैं, जगह जगह लोग षड्यंत्र करना शुरू कर दिए हैं, राजाओं के खिलाफ अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा खराब स्थिति इन्हीं के शासनकाल में हो गई है। और इन्हीं के शासनकाल में जो बची खुची जो आप कहेंगे स्थिति है उसको ख़राब करने या उसको नष्ट करने के लिए एक विदेशी का आक्रमण भी हो जाता है, जो कि मंगोल राजवंश के हैं, जिनका नाम तैमूर लंक है। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, काफ़ी खतरनाक पर्सनालिटी थे। ऐसा माना जाता था कि ये जिधर से भी निकलते थे उधर से गांव के गांव जला दिया करते थे। सामूहिक हत्याएं कर दी जाती थी, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो या स्त्री हो, किसी को मतलब बख्शते ही नहीं थे। ये सब की हत्याएं कर देते थे, सारे लोगों को मार दिया जाता था और बुरी तरह लूटते थे, गाँव को जला देते थे। इनके बारे में शायद आप लोगों ने एक कहानी भी पढ़ी होगी। इसके जो अब आपने छोटी कक्षाओं में जब स्टडी किया होगा तो आपने पढ़ा होगा कि एक बच्चा था और वो कहता है कि मैं तैमूर लंक से नहीं डरता और मैं उनसे लड़ूंगा। और जब तैमूर लंक आते हैं तो वो एक छोटा सा चाकू लेके उनके सामने खड़ा हो जाता है और वो कहते हैं कि तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो, तो कह रहा था कि मैं तैमूर लंक का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो वो उनको बड़ी आश्चर्य होती है कि मेरे नाम से तो अच्छे अच्छे राजा महाराजा भाग खड़े होते हैं और ये कह रहा है कि तैमूर लंक का इंतज़ार कर रहा है। तो वो कहते हैं कि तुम क्या करोगे तैमूर लंक के साथ, तो कहता है कि मैं उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा या उनको मार दूंगा। तो जब तैमूर लंक कहते हैं कि कैसे मारोगे, तो वो अपने छोटे से चाकू से अपनी एक उंगली काट देता है और कहता है ऐसे मारूंगा। और उस बच्चे का साहस देख करके तैमूर लंक इतने प्रसन्न होते हैं कि उसके गांव को नहीं लूटते हैं और उसके गांव को बिना जो है नष्ट किए ही वापस लौट जाते हैं। और ये कहानी छोटी कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्रूर और ख़तरनाक व्यक्ति थे तैमूर लंक। और इन्होंने इससे जो दिल्ली की बची हुई प्रतिष्ठा थी उसको भी नष्ट कर दिया, धूल में मिला दिया। जब इनका आक्रमण हुआ तो उस समय का जो सन है एग्ज़ाम में आता है कि 1398 में जो शासक था वो महमूद शाह थे। इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि कौन उस समय शासक था, तो ये महमूद शाह थे उस समय शासक। जब तैमूर लंक का आक्रमण हुआ, कब हुआ था उनका आक्रमण, तो ये 1398 में हुआ था। तो ये डेट और ये नाम दोनों आप लोगों को याद होना चाहिए। और तैमूर लंक था कौन, एक मंगोल था। और आप जानते हैं जो मंगोल है ये मध्य एशिया की बर्बर या दुर्दांत जनजातियाँ हुआ करती थी और इनसे जो है डर करके मध्य एशिया के लोग भाग करके दूसरे देशों में चले जाते थे।
यहाँ तक कि आपने देखा जब से इल्तुतमिश ने दिल्ली में अपना राज्य संभाला है तब से लेकर के ये मुग़ल काल तक इनका जो आक्रमण का खतरा है ये बना हुआ है। हर राजा को इनके आक्रमण से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए पूरा दम लगा देना पड़ रहा है और कितने लोगों की इसमें जानें भी चली गई थी। लेकिन जैसे ही सल्तनत की स्थिति कमज़ोर हुई तो जो तैमूर लंग हैं ये दिल्ली में पहुँच गए और दिल्ली पर इन्होंने लगभग 15 दिन बिताए। इन्होंने दिल्ली को 15 दिनों तक लूटा, दिल्ली में 15 दिनों तक कत्लेआम मचाया और माना जाता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों का जो है हत्याएं की गई, उन्हें बुरी तरह लूटा गया और दिल्ली का जो स्थिति है वो देखने लायक नहीं रहा, बद से बदतर हो गया। और 15 दिनों के बाद जब ये वापस लौटे तो अपने जितने भी क्षेत्र इन्होंने जीते थे, मुल्तान का क्षेत्र, दीपालपुर का क्षेत्र, इन सारे क्षेत्रों को इन्होंने अपने एक राज्यपाल खिज्र खां को दे दिया, क्योंकि खिज्र खां ने तैमूर लंग का भारत पे आक्रमण करने में मदद किया था। इसीलिए अपने विजित क्षेत्रों को वापस लौटते हुए तैमूर लंग ने जो है खिज्र खां को सौंप दिया और यही जो खिज्र खां है इन्हीं प्रदेशों में एक नए राजवंश की स्थापना करते हैं जिसको सैयद राजवंश कहा जाता है। तो इसके बाद का जो आपका क्लास होगा वो सैयद राजवंश होगा, जो बहुत छोटे शासनकाल का होगा, बहुत कम राजा हैं उसमें और कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्क नहीं है, लेकिन हम उसे देखेंगे ज़रूर। और उसके बाद जो आएगा वो लोधी राजवंश होगा। लोधियों का जो शासनकाल है काफ़ी बड़ा है और वहाँ पे महत्वपूर्ण 3 शासक हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और आप देखेंगे इब्राहिम लोधी। और उसके बाद जो है हम सल्तनत काल के जितने प्रशासनिक वर्ग हैं, आर्थिक क्षेत्र हैं, स्थापत्य क्षेत्र है उसको देखेंगे, प्रांतीय स्थिति देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य देखेंगे और फिर मुगल राजवंश का शुरुआत होगा। यहाँ पे कुछ वजीरों के नाम लिखे हुए हैं बच्चों, ये आप लोगों को ध्यान देना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि कूट मिलाने के लिए कि ये महत्वपूर्ण जो वज़ीर हैं इनके नाम हैं एक तरफ और दूसरी तरफ उनसे जुड़े जो शासक हैं उनका नाम है। जो इसामी एवं जुनैदी हैं, ये 2 व्यक्ति हैं, एक है इसामी और एक जुनैदी। ये दोनों लोग किसके वज़ीर हैं? इल्तुतमिश के वज़ीर हैं। ख्वाजा हसन ये किसके वज़ीर हैं? ये बलबन के वज़ीर हैं। इसके बाद ख्वाजा खातिर ये जलालुद्दीन खिलजी के वज़ीर हैं और इसके बाद अहमद नियाज़ ये मोहम्मद बिन तुगलक के वज़ीर हैं और खान ये मकबूल ये आप देखेंगे फ़िरोज़ शाह तुगलक के वज़ीर हैं। ये कुछ शासक कुछ वज़ीर और उनसे जुड़े हुए शासक, ये एग्ज़ाम में कूट मिलाने के लिए आ सकता है। इसको बार बार रिवाइज़ कर लीजिएगा कि कौन से शासक के शासनकाल में कौन सा वज़ीर था। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग बिल्कुल अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। मेहनत कीजिए बच्चों और स्टडी कीजिए अच्छे से ताकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हो और आप अपने लाइफ में सफल हो, जो चाहते हैं उसे प्राप्त करें। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।